नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर फर्स्ट, जीवों का विकास। ये वीडियो है वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट और बीएससी फर्स्ट ईयर आदि के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। साथ साथ ये 10th के लिए तो है ही, क्योंकि उसका टॉपिक ही ये है ना। और आप जब 10th की बुक निकालेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब टॉपिक्स बीच बीच में मिलेंगे, जिसको ढूंढना पड़ता है। तो इस वीडियो के आधार पर आप लोग नोट्स करते जाएंगे। सीधा पॉइंट में चलते हैं हम लोग कि आप जब जैव विकास, जीवों का विकास अध्याय शुरू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है कि जैव विकास क्या है। जैव विकास है क्या? जैव विकास मतलब जीवों का विकास, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से होते होते जाएंगे और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉलो करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जैव विकास क्या है। और आपको बता देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं। इसमें आपको ना ही कोई कहानी सुनाया जाएगा और ना ही कुछ टॉपिक्स में आपको लंबा पढ़ने को मिलेगा, है ना। एकदम शॉर्टकट और कहा जाए सभी क्वेश्चंस को कम तरीके से बताया जाएगा। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, जैव विकास क्या है ना। तो विकास विकास मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा का जन्म हुआ तो धीरे 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 होते होते वो मनुष्य मतलब कहा जाए वयस्क हो गया, मतलब उसका क्या हुआ है, बोलेंगे विकास हुआ। बोला है, मैं एकदम विकास का अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। अब जीवों का विकास मतलब इसमें ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में, पूरे जगत में जो जीव है, मनुष्य हो चाहे भेड़ बकरी जो भी हो, उन सब का विकास कैसे हुआ होगा उसको बताया जा रहा है ना। तो विकास या जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके क्रमिक एवं धीमी परिवर्तन के फलस्वरूप। अब देखिए, ये मान लो जाए कोई जीव है, कोई क्या है, जीव है। इसको एक अच्छा सा जीव में क्या करना है, विकसित करना है ना। मान जा मैं बात करता हूँ कोई जीव की, है ना, ठीक है। कोई जीव मतलब कहा जाए मनुष्य हो चाहे बंदर हो, जो भी हो, ठीक है, एक प्रकार से क्या है, जीव है। अब इनका विकास देखना है कि इसके विकास कैसा हुआ होगा, कि ये पूर्वज कैसे रहे होंगे इनके, और इनके पूर्वज और कैसे रहे होंगे, है ना। ये देखना है अपने को, है ना। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ कि इस पहला नंबर का जो जीव उसका धीरे धीरे क्या हुआ होगा, क्रमिक रूप से। देखिए, क्रमिक रूप से धीमी गति से क्या हुआ होगा, परिवर्तन। कि ये थोड़ा सा कम विकसित थे। क्या थे, कम विकसित थे। पहले एक उदाहरण देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या हुआ था, छोटे छोटे बीजांड, बीज बोल सकते हैं उसको, बीजांड, है ना। छोटे छोटे प्रोटिस्टा जगत के जीवाणु, है ना। और कुछ सूक्ष्म जीव। ये सब सूक्ष्म जीव ब्रह्मांड में सबसे पहले आए थे बोलते थे। और एक चीज़ और बताता हूँ कि विश्व में सबसे पहले, जगत में सबसे पहले जो चीज़ निर्मित हुई थी वो है विषाणु। विषाणु, है ना, वायरस, है ना। तो ये सब छोटे छोटे क्या थे, जीव थे, है ना। एक्चुअली तो विषाणु को निर्जीव और सजीव दोनों बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा, है ना। अर्थात इसमें क्या होंगे, परिवर्तन, परिवर्तन। तो ये सरल जीवों से धीरे 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 क्या हुआ होगा, एक जटिल जीव का निर्माण हुआ होगा। किसका, जटिल जीव का, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस जीव का क्या हुआ है, विकास हुआ है। मतलब जीवों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, जैव विकास। जैव विकास का मतलब क्या है कि ये जो छोटे छोटे जीव थे उसका धीरे 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 क्या हुआ, क्रमिक रूप से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। जिसके फलस्वरूप नए जटिल जीव का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब इनका भी फिर विकास हुआ होगा, तो इनसे भी और बहुत ज़्यादा जटिल जीव का क्या हुआ, विकास हुआ, है ना। ये छोटे छोटे जीव निर्मित हुए, उसके बाद बहुत सारे जगत निर्मित हुए। नवी आप लोग पढ़े होंगे, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत। उसके बाद ऐसे पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, मतलब जीवों का धीरे धीरे क्या होने लगा, विकास होने लगा। अब ये विकास कैसे हुआ, उसके परिवर्तन के फलस्वरूप इन सब जीवों का धीरे धीरे क्या होने लगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन एकदम फटाक से नहीं हुआ होगा, परिवर्तन एकदम धीमी गति से, धीरे धीरे, क्रमिक। क्रमिक मतलब क्या होता है, लाइन से। तो इसका परिभाषा अच्छा से क्लियर कर देते हैं कि विकास या जैव विकास, विकास या जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके क्रमिक एवं धीमे परिवर्तन के फलस्वरूप इनका जो विकास हो रहा है ना, उसमें क्या होता है, धीरे 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 क्रमिक रूप से क्या होता है, परिवर्तन होता है इनका जो विकास है उसमें, ठीक है ना। किसका विकास में, कोई भी जीव का, ठीक है, छोटे जीव का। तो विकास या जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके क्रमिक एवं धीमे परिवर्तन के फलस्वरूप
प्रारंभिक सरल जीवों से। यहाँ पर कौन से जीव थे? ये सब क्या है? सरल जीव थे। अब इसमें क्या हुआ? विकास। और विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता जाता है? परिवर्तन होता जाता है। ठीक है ना? मतलब इस जीवों का क्या हो रहा है? विकास। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके इनका विकास का क्या हो रहा है? एक धीमी गति से क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है। विकास मतलब समझते हो ना कि जैसे कि आपके गाँव का गली क्या था? पहले कच्ची था, धीरे धीरे क्या हुआ? उसमें विकास हुआ। विकास हुआ मतलब वो कच्ची है, वो क्या हो गया? पक्की हो गई। उसके बाद और सॉलिड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो क्या होगा कि उनमें क्या हुआ? धीरे धीरे विकास हुआ। और विकास कब हुआ है कि इसमें क्या होते गया? परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन धीरे धीरे हुआ ना, कि एक बार में हो गया? नहीं हुआ ना, तो एक क्रमिक रूप से होते गया। तो इस पॉइंट को समझना थोड़ा से लंबा जाने को मतलब कहा जाए, आप लंबा जाओगे तभी ज़्यादा समझोगे। ठीक है? तो विकास से जय विकास वह प्रक्रिया है जिसके क्रमिक एवं धीमे परिवर्तन के फलस्वरूप प्रारंभिक सरल जीवों से नए जटिल जीवों का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं? विकास को, जय विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिनका क्या हुआ है? धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। इस विकास का परिवर्तन हुआ है, कहते हैं सीधी बात। लेकिन एक्चुअली में परिवर्तन किसका हुआ है? जीव का हुआ है। ठीक है? तो इस विकास में इस जीवों का जो विकास हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है, धीमी गति से, क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप जो सरल जीव है, उस सरल जीवों से किसका होता है? जटिल जीव का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है? मतलब ये विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके क्रमिक एवं धीमी परिवर्तन के फलस्वरूप प्रारंभिक सरल जीवों से नए जटिल जीवों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो यही इसी को बोलते हैं हम लोग जैव विकास, जीवों में होने वाला विकास। ठीक है? अब बुक्स के आधार पर हम लोग चलते जाएंगे। तो आगे का पॉइंट आता है डायनासोर। ये डायनासोर है क्या? यहाँ पर आप इस चीज़ को मैं समझाऊंगा, बस आपको लिखना नहीं है ना। ठीक है? इस पॉइंट को आप लिखोगे, उसके जस्ट नीचे और जाएंगे, उसको और लिखते जाओगे, है ना। तो डायनासोर, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डायनासोर क्या था। एक्चुअली में ये एक विशालकाय सरीसृप था। अब ये सरीसृप क्या है, ये आप को बताने के लिए आपको 9वीं क्लास में फिर जाना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि हमारे पास जीवों का एक वर्ग था जिसमें पहला नंबर का पॉइंट आता था, दूसरा और तीसरा और चौथा। पहले में हमारे पास आता था नॉर्मल, एम्फीबिया। अभी नया नया नाम सुनने को मिलेगा आपको, एम्फीबिया मतलब क्या होता है? उभयचर। उसको हम लोग रखते थे किसको रखते थे इसके अंतर्गत? इस वर्ग के अंतर्गत मेढक को रखते थे, क्योंकि मेढक क्या था? जल और थल दोनों में रहता है। तो एम्फीबिया। दूसरा वर्ग था आपका एविज मतलब क्या होता है? जो पक्षी वर्ग है उसके लिए रखा गया था। ठीक है? तीसरा आता है आपका स्तनधारी मैमल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्तनधारी। तो स्तनधारी में किसको रखा गया है? मनुष्य को रखा गया है। और सरीसृप मतलब जो फिसल कर चलते हैं, जैसे कि सर्प है ना। ये सब क्या है? सरीसृप। तो 4 भागों में बांटा गया था, है ना। तो सरीसृप का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, जो डायनासोर थे वो विशाल क्या थे? सरीसृप थे। ठीक है ना। अब डायनासोर के बहुत सारे चित्र भी आप देख सकते हैं, बुक्स में आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाला जो पॉइंट ये दिख रहा है, ये डायनासोर, ये दूसरा डायनासोर है। अब डायनासोर के भी अलग अलग प्रकार थे, कुछ उड़ने वाले थे, कुछ चलने वाले थे। ठीक है? तो ये सब क्या है? डायनासोर हैं। अब इस डायनासोर का अंत कैसे हुआ? देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ था। एक्चुअली में ये ऐसे जीव थे, डायनासोर के युग में ना तो कोई मनुष्य था और ना ही कोई बड़े स्तनधारी थे, है ना। जो डायनासोर थे वो क्या था? एक सरीसृप था। और उस समय वो क्या करता था? कुछ कुछ जो डायनासोर थे क्या थे? वो शाकाहारी थे। कुछ जो डायनासोर थे वो क्या थे? मांसाहारी थे, है ना। कुछ 2 पैर में चलते थे, कुछ 4 पैर में चलते थे, ऐसे डायनासोर है। ठीक है? मैं इसको बता रहा हूँ, लिखना मतलब। ठीक है? अब ये डायनासोर क्या हुआ कि धीरे धीरे विकसित होते गया, है ना। अब एक सिचुएशन ऐसे आई कि जो प्रकृति है वह डायनासोर के प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल मतलब जैसे कि हम लोग को जो अनुकूलन मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि वर्षा ठीक ठाक होती है और गर्मी के दिनों में गर्मी, ठंड के दिनों में ठंड, तो वातावरण हमारे अनुकूल होती है। लेकिन क्या हुआ कि डायनासोर के टाइम जो वातावरण थे उसके प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल मतलब जो चीज़ उसको पोषण के रूप में प्राप्त करना था वो पोषण डायनासोर को प्राप्त नहीं हुआ, है ना। जो पौधे वो
कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी थे, बताया था मैंने। अब वो क्या कर दे गया, अन्य जीवों को खा दे गया, तो जीवों की संख्या कम होती गई। अब जीवों की संख्या अगर कम होती गई तो उसको पोषण नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वो क्या हो गए, मृत हो गए। कुछ ऐसे शाकाहारी थे जो कि उस पौधे को खाते थे और पौधे की संख्या कम होती गई और वो वाला पौधा नहीं मिलते गया, डायनासोर जो खाता है वो वाला। इससे क्या होता है, डायनासोर का क्या होगा, मृत्यु हो गई। इस तरह से डायनासोर का क्या हो गया, अंत हो गया। तो ये आपका नॉर्मल सामान्य ज्ञान है ना। सीधा हम लोग आगे पॉइंट में चलते हैं। जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। तो ये पहला अध्याय है ना, एकदम जनरल नॉलेज का अध्याय है। इस अध्याय को आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन क्या है कि हम लोग सीधा पहला अध्याय शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए, जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, है ना। ये पॉइंट आपको बुक्स में मिलेंगे लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डार्विन का सफ़र और डार्विन का अनुभव, आगे का पॉइंट है ना। डार्विन का सफ़र और डार्विन का हाँ, डार्विन का कह सकते हैं, या तो वो बोल सकते हैं बीगल। बीगल मतलब क्या था, उसका जहाज़ का नाम था, ठीक है। तो डार्विन का सफ़र और डार्विन का अनुभव, तो बीगल क्या है, उसका जहाज़ का नाम है, ठीक है। वो क्या किया, डार्विन ने बहुत से सालों से, है ना, उन्होंने क्या किया, पूरा जगत का कहा जाए अध्ययन करने के लिए ना निकल गए थे। कई सालों तक वो घूमते रहे, है ना, इधर उधर, और बहुत सारे विकास के बारे में कि एक्चुअली में मनुष्य का विकास कैसे हुआ होगा, जीवों का विकास कैसे हुआ, इसके बाद जानकारी एकत्रित करने लगे। तो जीवों का डार्विन का अनुभव के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। इसके अंतर्गत क्वेश्चन बनता है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। डार्विन के किसको, प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए। मतलब प्रकृति ने जीवों को कैसे धीरे धीरे करके क्या किया, चयन किया, उसको समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पास, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं जब क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे उस टाइम में दूंगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको जब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तो उस टाइम आपको इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में इसका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना। तो ये पुस्तक के आधार पर हम लोग अगला पॉइंट है। अब जस्ट पुस्तक से आगे और जाएंगे तो गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन, ऐसे कुछ आएंगे, उस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे आता है विविधता और तथ्य और प्रमाण, ठीक है। तो आप तो बताया था मैंने, पूरा बुक के आधार पर जाना हो, और यहाँ पर जो लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है वही बस लिखना आप लोग। जैसे कि मैं जैव विकास को लिखने को बोला आपको, डार्विनवाद वाले को छोड़ देना, ठीक है, सॉरी, डायनासोर वाले को छोड़ देना, डार्विनवाद को छोड़ देना, जीवों के विकास को छोड़ देना, ये सब केवल समझने का, लिखने का नहीं है, ठीक है। लिखने का फिर आता है आपका विविधता। विविधता है क्या, तथ्य और प्रमाण, तथ्य और प्रमाण, है ना। तो विविधता के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है विविधता क्या है ना, वेरिएशन। तो विविधता को मैं परिभाषा देता हूँ, एक ही जाति के जीवों में, चलो मैं मनुष्य का उदाहरण देता हूँ अधिकतर, क्योंकि हम लोग खुद मनुष्य है ना जी। एक मनुष्य के 2 बच्चे हुए, चलो 3, वैसे तो आजकल 2 ही होता है ना, तो 3 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, मनुष्य, ये भी मनुष्य, कि दूसरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, है ना। तो अब इस मनुष्य का जाति है, मनुष्य जाति है माना जाए, अब तेलीनी साद वाला जाति नहीं बोल रहा हूँ, मनुष्य जाति है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं या अंतर को विविधता कहते हैं। इस मनुष्य का बच्चा मनुष्य, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, लेकिन ये तीनों मनुष्य को आप देखकर पहचान लोगे कि पहला नंबर का मनुष्य ये है, दूसरा नंबर का मनुष्य है, तीसरा नंबर का मनुष्य ये है। इसका शकल कुछ अलग रहेगा, इसका शकल कुछ अलग रहेगा, इसका शकल कुछ अलग रहेगा। हालांकि ये मनुष्य है, देखो 1 2 3 4 जने मनुष्य ही है, मतलब ये सेम है, मनुष्य मतलब कहा जाएगा एकदम सेम है। लेकिन इस समानता के बावजूद ना इस मनुष्य और इस मनुष्य में कुछ ना कुछ तो अंतर पाया जाएगा, जिससे हम लोग पहचान जाएंगे कि ये मनुष्य अलग है, ये मनुष्य अलग है, ये मनुष्य अलग है। मतलब जीवों के, एक ही जाति के जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नता कहते हैं या विविधता कहते हैं, ठीक है। तो एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं या अंतर को विभिन्नता कहते हैं। एक परिभाषा ऐसे लिखिएगा, और अगर लिखना है दूसरा परिभाषा तो ऐसे लिखिएगा, जो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि एक ही जाति के जीवों में
यहाँ तक तो सेम लिखेंगे। एक ही जाति के जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसी को विभिन्नता या विविधता कहते हैं। तो इस तरह से ये विविधता है। मैंने बताया था आपको कि पुस्तक में कुछ भी पॉइंट नहीं दिया रहेगा, केवल उसका नाम बस दिया रहेगा और उसका कोई डिटेल नहीं दिया रहेगा। तो जो डिटेल मिलेगा आपको वीडियो मिलेगा, नवोद प्रबोध वगैरह जो भी उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आगे का पॉइंट आता है आपका सजातीय लक्षण, है ना। क्या आता है? सजातीय लक्षण। अब ढूंढोगे बुक में कि सजातीय लक्षण क्या है, तो ठीक है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। केवल उसका नाम बस मिलेगा सजातीय लक्षण, उसका परिभाषा नहीं मिलेगा। तो वो परिभाषा आपको बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से। इसी का क्वेश्चन आएगा समजात लक्षण क्या है या सजातीय लक्षण क्या है। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है सजातीय लक्षण क्या है बोलेंगे और दूसरा बोलेंगे समजात लक्षण क्या है, ऐसा बोलेंगे। तो दोनों सेम ही है ना, ठीक है। और इसी को हम लोग और दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तो सजातीय अंग क्या है या समजात अंग क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग लक्षण चलते हैं, सजातीय लक्षण और समजात लक्षण, है ना। देखिए, वे लक्षण जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति समान हो, है ना। चलो अब बात करते हैं थोड़ा से कैक्टस। वो नागफनी देखे होंगे ना आप लोग, नागफनी देखे ना, कांटा वाला होता है, ऐसा रहता है, ऐसे कांटा कांटा रहता है ना। तो देखो, इसका भी निर्माण, ये भी एक प्रकार से पौधा है, और एक करेला, करेला तो आप लोग देखे होंगे, ये भी एक पौधा है, इसका भी तना होता है, इसका भी तना होता है। देखिए दोनों का निर्माण सेम सेम है। तो ये बोला जा रहा है कि वे लक्षण जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति समान हो, ये भी तना है, ये भी तना है, ये भी तना है, ये भी तना है, और इसको उत्पन्न भी वहीं से हुआ होगा जहाँ से करेले के तने के उत्पन्न हुए हैं। अब करेले के बीज से इसका उत्पन्न हो गया, इसके जो कुछ बीजांड वगैरह थे या कुछ यहाँ पर छोटे मोटे इसके पार्ट्स थे, उन्हीं से ही इनका क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। इनका निर्माण वहीं से, मतलब जहाँ से इसका निर्माण हुआ है उसी तरह से इसका भी नाम है। उसी तरह हमारे तीसरा पौधा के बारे में बात करेंगे, कोई आम का पौधा, तो आम का पौधा की निर्माण भी ऐसे ही हुआ होगा, है ना। मतलब तीनों की उत्पत्ति एकदम लगभग लगभग सेम हुई है। कहा जाए बीज से करेले और आम को देख ले तो बीज से हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग तुलना किसकी करेंगे, इसकी कैक्टस की और किसकी, करेले की, है ना। तो वे लक्षण जिसकी संरचना उत्पत्ति समान हो, इसकी उत्पत्ति समान हुआ है और संरचना भी समान है। कैसे संरचना, ये भी तना है, ये भी तना है, ठीक है, मतलब दोनों में समानता है। तो वे लक्षण जिसकी संरचना में उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो। चलो, ये कैक्टस के पौधे के तने का कार्य क्या है, ये क्या करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है, हाँ, इसीलिए तो फूला हुआ दिखता है, देखते हैं ना। और ये करेले का जो तना है वो भोजन संग्रह का कार्य नहीं करता है। अब बताओ, दोनों की उत्पत्ति एक हुई, संरचना भी एक हुई, लेकिन कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका कार्य है भोजन का संग्रह करना, इसका कार्य है केवल करेले के पौधे को क्या है, सहारा प्रदान करना या संवहन का कार्य करना। जो खनिज पदार्थ है उसको संवहन करती है, जड़ से निकाल ले जाती है और उसके विभिन्न तनों तक फैलाती है। तो इसके तने का कार्य, इसका तने कार्य भोजन संग्रह करना होता है। अब देखो दोनों के कार्य में क्या हो गई, विभिन्नता हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सजातीय लक्षण। क्या बोलते हैं, सजातीय लक्षण या बोलते हैं समजात लक्षण, है ना। तो वे लक्षण जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति क्या हो, समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, सजातीय लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, कैक्टस का तना व करेले का तना, है ना। यहाँ पर एक थोड़ा सा टिप लिख दीजिएगा, यहाँ कैक्टस का तना भोजन संग्रह का कार्य करता है, लेकिन करेले का तना केवल यहाँ केवल सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये हो गया आपका सजातीय लक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सजातीय लक्षण क्या है, तो वह लक्षण जिसमें संरचना एवं उत्पत्ति समान हो, है ना, जिसमें लिख देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वह वे लक्षण जिसमें संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, सजातीय लक्षण कहलाते हैं। आगे आता है समवृत्ति लक्षण। समवृत्ति लक्षण, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसमें उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती हैं। देखिए उसमें मैंने क्या बताया था, उत्पत्ति और संरचना क्या था, समान था। उल्टा हो गया इसका पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे कि मैं तितली के पंख बारे में बात कर रहा हूँ, तितली उड़ी वाला, है ना, तितली का पंख, और किसका, चमगादड़ का पंख। चमगादड़ का पंख तो आप देखे होंगे, बहुत ही सब फैला हुआ रहता है, इतना तो देखे नहीं होंगे हम लोग। ये चमगादड़ ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा चमगादड़ है ना, हाँ। तो इनका जो पंख होता है ना, उसमें पूरा ना कहा जाए संवेदना होती है। संवेदना मतलब क्या, मतलब इसका जो पंख है वो एक्चुअली में कोई छोटे छोटे झिल्ली युक्त नहीं होती हैं, झिल्ली से नहीं बनी रहती हैं। एक्चुअली में इसका जो पंख है वो क्या, मांस से ही बने होती है, मांस से, याद रखेगा, मांस, मांस जी,
मतलब इसका जो पंख है पूरा का पूरा मांस से बनी होती है। तितली का पंख देखे तो एकदम झिल्ली नुमा। अगर इसको हम लोग काटते हैं, मारा जाए काटते हैं इसको, तो इसमें से रक्त नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग चमगादड़ के पंख को काट देते हैं, इसके पंख को अगर आप तितली को पकड़ कर देखे होंगे ऐसे, उसको पंख को अगर तोड़ देते हैं, है ना, ठीक है, ऊपरी भाग को जी, निचले भाग को तोड़ेंगे तो ब्लड निकलेगा ही, लेकिन यहाँ बीच को अगर तोड़ देते हैं तो इसमें क्या ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा नहीं, लेकिन इसके बीच से तोड़ो या कहीं भी से तोड़ो, है ना, इसमें ब्लड निकलेगा। मतलब इसमें संवेदना है। क्या है? संवेदना है। तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है। इसकी संरचना भी देखो, संरचना अलग अलग है नहीं है, ठीक है, और उत्पत्ति भी देखो तो इसको उत्पत्ति और संरचना क्या है, दोनों का क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका इसमें जो निर्मित हुआ है वो झिल्ली है, झिल्ली युक्त है, और इसमें कहाँ झिल्ली युक्त है, नहीं है। मतलब इसकी उत्पत्ति और संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन कार्यों में समानता पाई जाती है ना। अब बताइए कि इसका कार्य क्या है, उड़ना, इसका कार्य क्या है, उड़ना। तो दोनों कार्य सेम है। उसमें क्या होता था, कार्य भिन्न भिन्न होता था, लेकिन संरचना और उत्पत्ति समान होती थी। इसमें क्या है, उत्पत्ति एवं संरचना समान है, सॉरी, उत्पत्ति एवं संरचना क्या है, भिन्न है, लेकिन क्या है, कार्य क्या है, समान है। तो उसको हम लोग बोलते हैं समवृत्ति लक्षण। और तितली के पंख व चमगादड़ के पंख इसके क्या है, उदाहरण है। तितली के पंख या तो बोल सकते हैं चमगादड़ के पंख, व चमगादड़ के पंख, दोनों का कार्य अलग, सॉरी, दोनों कार्य सेम है उड़ने का, लेकिन इसकी संरचना अलग है। इसकी झिल्ली नुमा संरचना बनी हुई है, ये मांस से बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया समजात लक्षण और समवृत्ति लक्षण। अब मैं बताया था ना आपको समजात अंग और समवृत्ति अंग आएगा करके, ठीक है। सेम वही पॉइंट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। समजात अंग क्या है, तो वे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में समानता रखते हैं, ठीक है, तथा कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। वही पॉइंट जहाँ मैंने आपको बताया था समजात लक्षण, वहाँ पर लिखा था कि वह लक्षण जो कि उत्पत्ति एवं संरचना में समानता प्रदर्शित करते हैं लेकिन कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, समजात लक्षण कहलाते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आप लक्षण लिखे वहाँ पर क्या लिखना है, आपको अंग लिखना है। तो क्या बनेगा, वे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में समानता प्रदर्शित करते हैं तथा कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग कार्यों के कारण ये बाह्य रूप से अलग दिखाई देते हैं, है ना, समजात अंग कहलाते हैं। चलिए तो इसको उदाहरण देता हूं मैं। मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्र पैर। देखो, मनुष्य अगर झुकता है तो घोड़े की तरह ही उसके दोनों हाथ है सामने आएंगे। जो घोड़े का जो आगे का जो हाथ है ना, हाथ का उसका लिए तो वो पैर हो गया घोड़े के लिए, ठीक है, लेकिन वो अगर खड़ा हो जाता है घोड़ा तो उसके लिए सामने में दो है तो वो क्या हो जाएगा, उसका दो पीछे में पैर और दो आगे में पैर, मतलब सामने का जो पैर है वो उसके हाथ की तरह है, ठीक है। लेकिन उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, दौड़ना, दौड़ने में कार्य करता है, ठीक है ना। और मनुष्य का हाथ है वो दौड़ने में कार्य करता है क्या, नहीं करता है ना। लेकिन उत्पत्ति देखें तो वही जहाँ से मनुष्य का हाथ उत्पन्न हुआ है ना, ठीक है, जिस स्थान पर मनुष्य का हाथ है उस वैसी स्थान पर घोड़े का हाथ भी होता है, मतलब घोड़े का अग्र पैर भी होता है कि नहीं है। मेढक का अग्र पैर भी होता है। यहाँ पर तीसरा उदाहरण मेढक का अग्र, यहाँ पर पहला उदाहरण में लिख लेते हैं मेढक का अग्र पैर भी लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा उदाहरण मनुष्य का हाथ, तीसरा में घोड़े का अग्रपाद। मतलब इनका जो निर्माण हुआ है और रचना है लगभग समान होती है। इसमें भी देखिए मेढक के पैर में देखिए इसमें उंगलियां पाई जाती है, मनुष्य के हाथ में भी मेढक का अग्र पैर ना, अग्र पैर मतलब आगे का पैर, और आगे का पैर किसकी तरह है, उसके हाथ की तरह है। तो मनुष्य का हाथ है, घोड़े का अग्रपाद, ये भी घोड़े का अग्रपाद है, वो हाथ की तरह ही है ना। तो तीनों का जो संरचना है लगभग क्या होता है, समान होता है, लेकिन कार्य तीनों का क्या होता है, भिन्न होता है। कैसे, ये हाथ में पकड़ने कार्य करता है, ये फुदकने कार्य करता है, अग्र पैर किसका, मेढक का, और घोड़े का अग्रपाद है वो किसका कार्य करता है, दौड़ने कार्य करता है। तो तीनों कार्य अलग अलग है, लेकिन इसकी रचना क्या है, एकदम समान है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं समजात अंग। ये सब क्या है, समजात अंग है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। और देखिए कि वे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में समानता रखते हैं तथा कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। अच्छी बात है, ठीक है। अलग अलग कार्यों के कारण ये बाह्य रूप से अलग दिखाई देते हैं। इसका कार्य क्या है, फुदकना, इसलिए थोड़ा अलग दिखता है। मनुष्य का हाथ कार्य पकड़ना, इसलिए अलग दिखता है। घोड़े का अग्रपाद कार्य है दौड़ना, इसलिए अलग दिखता है। तो अलग अलग कार्यों के कारण ये बाह्य रूप से क्या दिखते हैं, अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। तथा अंगों की यह समानता समजातता कहलाती है। आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि समजातता क्या है।
समजातता क्या है, समजातता क्या है ना। तो आपको पूरा इतना लिखना पड़ेगा, और आपको पूछा जाए केवल समजात अंग तो इतना बस लिखना पड़ेगा, समजात अंग। ठीक है, उदाहरण दोनों में सेम रहेगा हिच। ठीक, आगे आता है समवृत्ति अंग। अब क्या है, जहाँ पर मैंने समवृत्ति लक्षण बताया है वहाँ पर आपको क्या करना है, समवृत्ति अंग डाल देना है। जहाँ जहाँ पर आप अंग लिखे हो वहाँ पर, सॉरी, जहाँ जहाँ पर लक्षण लिखे हैं वहाँ पर अंग लिख देना। तो वे लक्षण लिखे होंगे, या वैसे तो वे लक्षण वाली बात नहीं की है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, वे लक्षण जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्नता होती है लेकिन कार्य में समानता पाई जाती है, समवृत्ति लक्षण कहलाते हैं। तो वे लक्षण की जगह क्या लिखना है, वे अंग, वे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मतलब अब उल्टा हो गया, इसके समजात अंग के उल्टा हो गया क्या, समवृत्ति अंग। क्या है, उत्पत्ति एवं रचना में क्या है, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तथा कार्यों में समानता प्रदर्शित करते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। आपको समझ आ गया कि वे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भी उदाहरण सेम लिखना उसी को, तितली के पंख और क्या है, चमगादड़ के पंख। ये दोनों जने अंग है, तितली के पंख, चमगादड़ पंख। उत्पत्ति में रचना में क्या है, भिन्न है दोनों जने, है ना, लेकिन कार्यों में क्या है, समानता है, दोनों के उड़ने कार्य करता है ना, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। तथा यह गुण समवृत्तिता कहलाती है। अगर समवृत्ति तक का परिभाषा आ रहा है तो पूरा लिखना है, अगर समवृत्ति अंग का बस कार्य है तो इतना बस लिखना है। सेम वही सिचुएशन, जहाँ पर समजात अंग आए तो समजात अंग तक ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर समवृत्ति अंग आए तो समवृत्ति अंग तक लिखना है, आगे नहीं लिखना है। समवृत्ता आएगा तो पूरा लिखना है, समजातता आएगा तो पूरा लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया समजात और समवृत्ति अंग। ठीक है।